सबसे पहले तो ऋतु जी, सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु जी, आप इतने सालों से 18 सालों से आप मीडिया में इतना सक्रिय हैं, फिर आप मेंटल हेल्थ में आई और अभी आप इस चीज़ को भी लेकर बहुत सक्रिय हैं। सर, डॉक्टर सरोज सर, आप भी एज मतलब पेशे से तो आप डॉक्टर हैं, बट स्टिल आप मेंटल हेल्थ को लेकर के इतना कनेक्टेड है। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमें बात क्यों करनी चाहिए? ये सवाल आप दोनों से है। सबसे पहले ऋचा बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सुनने के लिए अब लोग नहीं बचे हैं। कहना तो हम सब बहुत कुछ चाहते हैं, पर सुनने के लिए कोई नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमें मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम मन की करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हम किसी से अपने मन की कह नहीं पाते, और वही दबते दबते इमोशंस हमें उस दौर में ले जाते हैं जिसे हम कहते हैं खराब मानसिक सेहत का दौर, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का। तो आज बस ये सत्र यही है कि कुछ हम मन की कहेंगे और कुछ एक दूसरे के मन की सुनेंगे, और मानसिक सेहत यहीं से शुरुआत होगी। थैंक यू रितु जी, थैंक यू रिचा, एंड थैंक यू सारे ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली चंद्र प्रताप जी को जिसने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। ये मेरा झांसी में फर्स्ट विजिट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक्चुअली एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, और आपने कहा कि हार्ट टू हार्ट टॉक करना है, तो एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहेगा। और एक मैंने किताब लिखा है, वो मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर है, RX फॉर रेजिलियंस। वो इसलिए कि कुछ इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया था। बहुत चैलेंजिंग एक एपिसोड था, और उस समय एक्चुअली मैं काफ़ी डेप्थ में गया अबाउट सिचुएशंस, इमोशंस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एंड आई रियलाइज्ड कि इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, इस पे चर्चा बहुत कम होती है, और बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, बट चूंकि वो दब जाते हैं, उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, इसलिए उस बात को वो लोग खुल के बोलते नहीं हैं। और ये सब जो इंसिडेंट्स हुआ है उस पर मैंने काफ़ी अपने इंसाइट्स दिए। दूसरा कि मैं हूँ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, और बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो भी पेट की उल्टी, पेट दर्द, डायरिया, ये सब के प्रॉब्लम के साथ तो आते हैं, पर फाइनली घूम फिर के वो कनेक्शन स्ट्रेस और एंजाइटी से ही रहता है। और जब हम सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, सब कुछ करके फाइनली जब हम कुछ एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते हैं, तभी उनको रियली रिलीफ मिलती है। तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, और ये मैं तो एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ न्यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, हर जगह यही है। आपने देखा होगा लास्ट 1-2 साल में रिसेंटली कितने कार्डियक अरेस्ट से यंग पीपल के डेथ हुए, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर वहाँ भी था। तो इसलिए आई थिंक ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है, एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, और इस पे हमें बात करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आते हैं कनेक्टेड पे, क्योंकि बात तो हम कनेक्टेड के थ्रू कर रहे हैं। कनेक्ट करना, जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा पहला सवाल ऋतु जी आपके लिए है कि कनेक्टेड की शुरुआत का आइडिया आपके पास कैसे आया? क्या सोचकर आपने कनेक्टेड की शुरुआत की? तो ऋचा, अभी ओजस्वी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, 18 साल से मीडिया में हूँ, पर उस इंट्रोडक्शन को आप भूल जाइए। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक मेंटल हेल्थ सर्वाइवर हूँ, मैं एक डिप्रेशन सर्वाइवर हूँ जो आज से 6 साल पहले उस दौर में थी, और आज मैं मेंटल हेल्थ सर्वाइवर तब थी, आज मैं मेंटल हेल्थ चैम्पियन हूँ। तो मैंने वो जर्नी 6 साल में तय की है। जब मैं सर्वाइवर थी तब मुझे नहीं पता था ये क्या है, और धीरे धीरे जब मैं समझी, और एक बात मुझे समझ में आई कि जब मैं डिप्रेशन में गई थी तो भी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि मेरे आसपास वो लोग नहीं थे, मैं उनसे कनेक्ट नहीं थी जो शायद मेरी मदद कर पाते, और वहीं से कनेक्टेड की शुरुआत हुई। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम इस तरह के दौर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले लोग चाहिए। ह्यूमंस की मेडिसिन ह्यूमंस होते हैं, हालांकि सर दूसरी मेडिसिन ज़्यादा देते हैं, पर मेरा ये मानना है ह्यूमंस की मेडिसिन ह्यूमंस हैं, और हम उन्हीं से दूर हो रहे हैं। ये आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें हमें इस स्ट्रेस एंग्जाइटी इस दौर में लेके जा रही हैं। यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं या जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि
अभी अगर मैं आपसे पूछूं आप सब कैसे हैं, हमें जनरली कोई मिलता है ना, पूछते हैं और कैसे हो, तो मैं भी आपसे पूछती हूँ और कैसे हो। सच बताइएगा दिल से। बहुत अच्छे। हर कोई इंसान अंदर से परेशान भी होगा तो उसका जवाब यही होता है कि बहुत अच्छे। लेकिन क्या पिछली बार आपने किस से अपने दिल की बात खुल के कही थी कि मैं परेशान हूँ या ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, या हो कोई भी चीज़, किस पिछली बार किस से आपने बहुत खुल के बात की थी? वेरी गुड। और किसी ने? मुझसे। तो क्या होता है, हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बिना जजमेंट के हमें सुन ले। पहला ही डर होता है, मम्मी को बताएंगे तो वो कहेंगी होता क्या है डिप्रेशन। भाई बहन तो वैसे ही अलग लेवल पे होते हैं, दोस्त कहेंगे यार तुम तो यही सब बातें करते हो। तो हम जजमेंट के डर से आजकल बताते ही नहीं है, या आसपास जैसे मैंने कहा सुनने वाले लोग ही नहीं है। सो कनेक्टेड की शुरुआत मैंने इसीलिए की कि जैसे जिस दौर में मैं गई हूँ मुझे कोई समझ नहीं पाया, तो क्यों ना मैं अपने जैसी और फीमेल्स या और लोगों को साथ जोड़ूं और हम मिल के बात करें। वहीं से कनेक्टेड शुरू हुआ, जिसमें आज 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, और सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पुरुष बच्चे बूढ़े सब हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, इनफैक्ट इंडिया से बाहर के लोग भी हैं, और 500 से ज़्यादा सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। डॉक्टर सरोज दुबे भी हमारे साथ कनेक्टेड पे अब ऑन बोर्ड हैं। और आप देख रहे हैं इस तरफ हमारी वेबसाइट आज से लाइव हो रही है। तो बुंदेलखंड लिट फेस्ट हमारे कनेक्टेड की वेबसाइट के लॉन्च का एक माध्यम है। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हमारी ऐप भी आ जाएगी, जिसमें देश भर के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे या वो लोग होंगे जो इस पर काम कर रहे हैं। तो वो लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि कैसे लोग कनेक्टेड की वेबसाइट पर जाकर आपसे, डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस क्या है? अच्छा, आपने एक कहावत सुनी है, नीम हकीम खतराए जान, सुनी होगी। और यही रीज़न है कि हम ऐसे इधर ही उधर किसी के पास भी नहीं चले जाते, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो वही बात मानसिक सेहत पे भी लागू होती है। मेंटल हेल्थ में भी अगर आप डिप्रेशन में हैं या किसी तरह की भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में हैं, तो आपको सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास जाना है। अब वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन से होते हैं? मैं सच बता रही हूँ, आज की डेट में डिप्रेशन में है आदमी लेकिन जा रहा है टैरो कार्ड रीडर के पास, है ना। हम लोग देखते हैं उनको बहुत दिक्कत सामने दिख रहा है कि पर्सन शायद सुसाइडल हो सकता है, और उनकी फैमिली एस्ट्रोलॉजर के पास उनकी कुंडली दिखा रही होती है। तो कनेक्टेड का पहला मकसद यही है कि सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लोगों से जोड़ पाए। अब मैं तो बैठी हूँ दिल्ली में, मुंबई में या बैंगलोर में, चलिए फिर भी मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन जो छोटे शहरों में हैं, झांसी में ही आप में से कितनों के फ़ोन में यहाँ के किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का नंबर है? किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का नंबर आप में से कितनों के फ़ोन में सेव है? किसी के में भी नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमें तो मानसिक प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हमने मान लिया है कि मैं कभी भी मानसिक तौर पे बीमार नहीं हो सकती, मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रेस नहीं हो सकता, मुझे एंग्जाइटी नहीं हो सकती। जबकि ये भी सच है कि अब ये बहुत खबरें आप अपने आसपास सुनते होंगे कि किसी ने आपके, हो सकता है वो मित्र में कोई दूर के, आपकी कॉलेज में आपके साथ पढ़ा हो, स्कूल में साथ पढ़ा हो, उसने सुसाइड कर लिया। आप सुनते हैं, उसने भी शायद यही सोचा था कि मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और यही रीज़न है कि हम हर तरह के मेडिकल प्रोफेशनल का नंबर रखते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट सबके नंबर सेव रखते हैं। साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट का कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कोई देख लेगा या क्या सोचेगा। तो प्लीज़ आप कम से कम इस सेशन के बाद ये कोशिश करिएगा कि आपके फ़ोन में या आपके घर वालों के फ़ोन में भी वो नंबर्स हों। अपने आसपास देखिए, झांसी में क्या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं। प्लीज़ उनके नंबर सेव कीजिए। कभी भी किसी को, आपके मित्र को या आपकी फैमिली में या अपने आसपास किसी को भी उसकी ज़रूरत हो सकती है। सो कनेक्टेड वही करने की कोशिश करेगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे, आप उनके साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। पूरा एनोनिमस हो सकता है, आप अपना बिना नाम बताए आप सेशन बुक कर सकते हैं। आपके और डॉक्टर के बीच की बातचीत किसी को पता नहीं चलेगी। ये वैसे भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का पहला रूल होता है ऐसे सेशंस का, कि आप जो बात करेंगे किसी और को पता नहीं होती है। तो सबसे अच्छी बात है, आपको एक ऐसा आदमी मिल जाएगा, एक ऐसा पर्सन आपके सामने होगा, ऐसा ह्यूमन होगा जो आपकी बात को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, जब सुनने वाले लोग नहीं हैं तो आप किसी से जाके बात कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म, सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं, ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लीज़ अपने आसपास देखिए और वहाँ पर ज़रूर रजिस्टर करिए और उनकी सेवाएं ज़रूर लें जब भी ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा और इतना इम्पोर्टेंट ये वेंचर है कनेक्टेड रहना। और जैसे आपने कहा कि टैरो कार्ड रीडर तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर चले गए,
बट इवन जिन पेशेंट्स को कोई डिप्रेशन एंजाइटी है, वो या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स के पास पहले जाएगा। पहले क्या, बहुत बार हमने जब सब कर लिया, फिर हम बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो वो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब। मतलब आज की डेट में भी बहुत ज्यादा वो इनिबिशन है, और वो ये बोलते हैं कि आप ही कुछ लिख दो, आप ही कुछ एंटी एंजाइटी लिख दो, मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इनिबिशन इतना ज्यादा है। तो इस पे एक तो जो ऋतु जी ने किया, ये इसको एक बड़े रूप में लाया, इसको मेन स्ट्रीम में तभी है कि लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लेट्स मेक इट एन ओपन थिंग, है ना, ये एक आम बात होनी चाहिए। और कनेक्शन इसीलिए इतना जरूरी है। इनफैक्ट मैं दो इंसिडेंट्स बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्वर्ड स्टडी है जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आया है, जिसमें 85 ईयर्स से लोगों को ये किया, बहुत सारे जनरेशन्स को स्टडी किया गया, और ये देखने की कोशिश किया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हैप्पीनेस और लॉन्जिटिविटी में, वेदर इट इज मनी, पावर, आपका स्टेटस या क्या। एंड वो सारे जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स, दे वर सरप्राइज कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कनेक्शन, रिलेशंस। एंड ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो, नहीं, जस्ट कुछ मीनिंगफुल कनेक्शंस हो, या इवन कोई स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्शन हो, या जस्ट बीइंग कनेक्टेड टू वन अनदर, ये जानना कि कोई है मेरा सुनने वाला, और जैसे आपने कहा नॉन जजमेंटली। क्योंकि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स में बताएं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत वही बोलेंगे मम्मी पापा, अरे हमें तो नहीं होता था, तुम लोग ज्यादा सोचते हो, ज्यादा बाहर का खाते हो, या व्हाटएवर। पर वो नॉन जजमेंटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक बहुत अच्छा बुक भी आया है, जो लोग इंटरेस्टेड है, द लॉज ऑफ कनेक्शन, ये रॉबर्ट डॉसन का है, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे आज की डेट में एक्सरसाइज को माना जाता है कि आप हाफ एन आवर एक्सरसाइज रोज करें एंड दैट विल इंक्रीज योर लाइफ स्पैन और सारे पैरामीटर्स को, उसी तरह कनेक्शन को भी वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट माना जाता है अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में। तो कनेक्शन से मेरा कनेक्शन काफी समय से है, एंड इसीलिए जब मैं बहुत ही खुशी के साथ ऋतु जी के साथ इन्वॉल्व हुआ व्हेन शी सेड कि ये है, और जब उन्होंने बोला कि एक हम टॉक करेंगे इसमें फेस्टिवल में, तो मैं बिल्कुल रेडी था। हाउ स्वीट सर। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ये सवाल भी आप दोनों से ही है, कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आपने मदद की हो मेंटल हेल्थ से परेशान किसी इंसान की, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्लस उस इंसान का कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ऐसे तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं, तो जब मेरा ये बुक निकला था, है ना, ये RX फॉर रेजिलियंस, तो फिर कुछ जो रीडर्स है वो पेशेंट्स थे, बोले अच्छा डॉक्टर साहब आपका बुक मैंने पढ़ा, और उसमें एक्चुअली मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने वल्नरेबिलिटी को शेयर किया, कैसे मैं उस डार्क मोमेंट से गुजरा, जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट, बाय वैलिडेटिंग आवर इमोशंस। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हम तो ये सोचते थे ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, या ये ऐसे ही होता है, आपके साथ भी हुआ। तो ये जानकर वो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और करेज मिला कि ये है। तो फिर उन्होंने अपना इंसिडेंट सुनाया, तो फिर मैंने उनको कुछ गाइडेंस दिया अबाउट माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, और कैसे अपने इमोशन से डील करें, एंड आस्किंग फॉर हेल्प। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इसमें कि हम मदद मांगे, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि हम मदद इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हमें लगता है पता नहीं दूसरा क्या सोचेगा या क्या कैसे जज करेगा। और हम लोग अगर मदद मांगते, जैसे उस केस में मैंने बहुत लोग से, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से मदद मांगी, तो सब लोग तैयार थे, एंड आई रियलाइज कि लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं। अगर यहाँ मैं आज किसी को शायद नहीं जानता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं कुछ बोलूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या आप मदद कर सकते हो, इंसानियत के तौर पे एटलीस्ट 20% लोग मेरी मदद कर लेंगे, सो इसीलिए फिर वो इंसिडेंट से मुझे और भी ये लगने लगा कि लोगों को गाइड करना, उनको फिर जब उस पर्टिकुलर पेशेंट ने अपने फ्रेंड से, फैमिली से जब मदद मांगी, तो उन्होंने जब हेल्प किया, तो उसका जो प्रॉब्लम था, फेजेस तो सभी के लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, वो एक फेज है, बस उस फेज में लोगों का सपोर्ट चाहिए, विदाउट एनी जजमेंट, एक्सेप्टिंग थिंग्स, फिर वो होता है। ऋतु जी, आपका इस सवाल पर क्या जवाब है?
मैं तो ये कहूँगी मेरी शुरुआत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और उन मैसेजेस को मैंने आज तक सेव रखा है और अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन निकाल के पढ़ती हूँ। मेरी बेटी हुई थी, उस प्रेगनेंसी के दौर में मैं डिप्रेशन में गई थी। तो जब मेरी बेटी हो गई और मैं धीरे धीरे नेचुरली अपने आप बाहर आ रही थी और उसी दौरान मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ लिया नेट पे। अब मैंने कहा यार पोस्टपार्टम तो डिलीवरी के बाद होता है, मेरा तो डिलीवरी से पहले था, अब चलो और पता करते हैं। करते करते जब कनेक्टेड बन गया, एक रात ऐसे ही मैंने बनाया और अपनी बेटी को गोद में लिया। पहला इवेंट करना है, 15 दिन हुए हैं हार्डली, और सिर्फ क्या बना था, एक फेसबुक ग्रुप, और कुछ नहीं पता, बस अंदर ये बैठ गया था कि कुछ करना है। अपनी 3 साढ़े 3 महीने की बच्ची को गोद में लेके सिजेरियन के बाद अचानक हमारे घर के पास Cloud9 हॉस्पिटल नया खुला था, जो वहाँ पर सिर्फ मदर और चाइल्ड ट्रीटमेंट होता है, और मैं पहुँच गई बेटी को गोद में लेके। वहाँ के मार्केटिंग हेड के पास सीधा गई अपॉइंटमेंट लेके कि हम एक इवेंट कर रहे हैं मदर्स डे पे और मैं चाहती हूँ कि Cloud9 इसको स्पॉन्सर करे। मतलब मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं की, जैसे मैंने उनको ऑर्डर दे दिया कि आप इसको करें। अब वो हैरान था कि एक पतली सी लड़की और छोटी सी बच्ची को गोद में लिए कह रही है हमें काम शुरू करना है मेंटल हेल्थ पे और आप ये करिए। और थैंकफुली उन्होंने किया। वो इवेंट हाउसफुल गया और वहाँ पर एक माँ ने मुझे सुन लिया जो न्यूली मदर थी कि ऐसा कुछ होता है और वो बात कर सकती है। कुछ दिनों बाद मैं सो रही थी, मेरा फ़ोन मैं अक्सर ऑन रखती थी। रात में मैसेंजर पे उसने मुझे शायद सर्च किया फेसबुक पे और मैसेज डाला कि मैं थक चुकी हूँ और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब नहीं हो रहा। सो जब उसने ये मैसेज डाल दिया और मैंने रात में नींद में पढ़ा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास और फिर मैं वापस सो गई क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। सुबह आँख खुली तो मुझे लगा रात में कुछ अजीब था और मैंने सुबह उठ के फिर ढूंढना शुरू किया क्या था। अब वो मैसेंजर की रिक्वेस्ट में गया हुआ था, पर कुछ देर की मेहनत के बाद वो मिल गया और मैं ये डर रही थी कि रात में मैंने तो रिप्लाई नहीं दिया, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। और बहुत डरते हुए मैंने वापस रिप्लाई किया अपना नंबर लिख के कि क्या हम बात कर सकते हैं। और सच कहूँ मेरे अंदर ये डर था कि कहीं उस रात उसने कुछ गलत कर ना लिया हो। लेकिन 1.5 मिनट के बाद एक रिप्लाई आता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, मैं कॉल करूं। और उनका कॉल आया और वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। वो एक न्यू मदर थी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी। और धीरे धीरे मैंने 2 दिन उसकी काउंसलिंग की। तीसरे दिन से उसके हस्बैंड से बात करके उसको एक प्रोफेशनल के पास भेजा, साइकोलॉजिस्ट के पास, और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और खुशी की बात ये देखिए, आज वो दोबारा माँ बन चुकी हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक छोटा सा घर से बिजनेस भी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसको सुना और उसको एक सही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा बीच का कुछ नहीं था जो मैंने किया हो, लेकिन उस समय उसके लिए वो सबसे बड़ी बात थी। तो बस कनेक्टेड का इतना ही मकसद है कि पहला है कि हम सुने एक दूसरे को और दूसरा उनको सही जगह हम पहुंचा सकें, है ना, कि वो अगर किस प्रोफेशनल के पास उनको जाना चाहिए मैं बस उतना कर सकूं, वो ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक बार एक बहुत सुसाइडल थी, वो जब भी उसको सुसाइडल थॉट आता या उसने 1-2 बार अटेम्प्ट करने के बाद मुझे वीडियो कॉल की, वो बहुत सिवियर उसमें थी। वो हमेशा गेट जब डोर लॉक कर लेती थी और बाहर से लोग उसका डोर तोड़ने की कोशिश करते थे, उस समय वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे होती थी। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि उसको मैं कैसे कंट्रोल में रखूं कि जब तक उसके पास हेल्प पहुंच जाए वो ठीक रहे। सो ये फेज भी आए, लेकिन कई बार हिम्मत भी मेरी टूटी। मुझे लगा कि ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी लीगल चीज़ें भी होती है, पर एक जो इमोशन था वो सबसे बड़ा था कि मुझे हेल्प करनी है। अभी उसकी जान से बड़ा कुछ नहीं है। एक जिंदगी बचाने की कोशिश से बड़ी कोई कोशिश नहीं हो सकती, तो वो मुझे करनी थी, बस वही कर रही थी। और वो आप अभी भी कर रही हैं एंड वी रियली होप कि आगे भी आप ऐसे ही करती रहेंगी। सर, आपसे मेरा सवाल है वो ये कि एक डॉक्टर, टीचर या जितने भी अलग अलग प्रोफेशंस की हम बात कर ले, सभी प्रोफेशनल्स को अपने वर्क स्पेस में मेंटल हेल्थ को लेके क्या इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो हर जगह है। बिल्कुल। और इनफैक्ट हम लोग बात ही कर रहे थे लंच में कि हम लोग एज ए डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स को कितने स्ट्रेस है, मीडिया वाले को कितने स्ट्रेस है, और कॉर्पोरेट्स में हर किसी को हर जगह। और इनफैक्ट एक रिसेंट स्टडी लास्ट मंथ आया था जिसमें बैंगलोर का स्टडी था, पैन इंडिया स्टडी था, जिसमें ऑलमोस्ट 90% जो कॉर्पोरेट वर्कर्स है लेस देन 25 उनको स्ट्रेस और एंजाइटी है। 90%, ये नहीं कि 20-30%। दैट इज बिलो द एज ऑफ 30 और अबव द एज ऑफ 45 अराउंड 67%, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो सबसे पहले इस जिसको हम बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम, उसको एक्नॉलेज करना है। सबसे पहले ये चीज हमें एक्नॉलेज करना है कि ये एक प्रॉब्लम है,
क्योंकि बहुत बार हम इसको मानते ही नहीं, स्ट्रेस तो हर किसी के लाइफ में होता है, नहीं, इसको मानना, इसको एक्नॉलेज करना कि हाँ, स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया हमारे हैप्पीनेस में, हमारे प्रोडक्टिविटी में, हमारे एफिशिएंसी में। उसके बाद क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं, और इसके लिए मैंने देखा है कि थिंग्स लाइक माइंडफुलनेस बहुत ही इजी, सेक्युलर एंड एक बहुत आसान तरीका है जो कि जिससे हम अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, या अभी ट्राई कर सकते हैं। और अगर माइंडफुलनेस के का अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट, इस क्षण को जस्ट हम कॉन्शियसली अवेयर हो एज इट इज, जैसे है, विदाउट रेजिस्टेंस। यूजुअली क्या होता है कि हम चीजों को स्वीकार नहीं करते, अरे अभी ऐसा क्या है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, ऑल दिस थिंग्स, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो हम इस मोमेंट को ज्यादातर रेजिस्ट करते हैं। जब हम इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा है, और एक्सेप्ट करना ये इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज नहीं कर सकते, बट फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट एंड देन वी कैन चेंज इट। और प्रेजेंट होके, क्योंकि ज्यादातर हमारे थॉट्स इधर पास्ट में है या फ्यूचर में है ना। अगर अभी हम देखें तो मोस्टली लोग या तो कुछ सोच रहे होंगे जो पहले हुआ, या इसके बाद क्या सेशन होना है, इसके बाद क्या करना है, तो हम प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। और माइंडफुलनेस यही है कि हम इस मोमेंट में रहें, प्रेजेंट रहें, एंड देन उसके बाद जब हम अलाइन करते हैं इस मोमेंट के साथ, तो हमें वो एनर्जी मिल जाती है। तो क्या वो रहते हैं, आई मीन क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि कोई भी इंसान ये पता कर सकता है कि उसको खुद को स्ट्रेस हो रहा है, उसे हेल्प में मतलब हेल्प की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ऑफ कोर्स बहुत लोग अवेयर नहीं होते कि है, पर अगर हम थोड़ा सा चेक इन करें और हम देखें कि अंदर क्या चल रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेसनेस एक फीलिंग होती है, और हमेशा जहां हम हैं उस समय से हम हटना चाहते हैं, अगर आज मैं अभी यहाँ हूँ तो मुझे लगेगा नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ और करना है, वहां हूँ तो कुछ और करना है। हमेशा एक डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में रहना, ये शो करता है कि काफी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। और एक टर्म है माइंड वॉन्डरिंग, है ना। माइंड वॉन्डरिंग है भाई, इन सिंपल टर्म्स, कि डिस्ट्रैक्टेड होना। और ये एक एपिडेमिक है, जैसे कोविड पेंडेमिक था, ये एक एपिडेमिक है। और अगेन एक हार्वर्ड स्टडी आया था जिससे लोग, एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये लोग, हम सब जानते हैं कि ऐसा है, पर कुछ हार्वर्ड स्टडी आए या बड़ा स्टडी आए तो हमें लगता है कि हाँ ये रियली इंपॉर्टेंट है। एक हार्वर्ड स्टडी में था कि 67% ऑफ द टाइम्स हमारा माइंड या तो कहीं पास्ट में है या फ्यूचर में है। मैं तो बोलूंगा वो कम बता रहे हैं, प्रॉब्ली 80 या 90% ऑफ द टाइम हम कहीं ना कहीं इधर या उधर है। सो अगर ये सारी चीज हो रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी है। और इवन दूसरा चीज है कि बहुत बार आप बहुत सक्सेसफुल भी होंगे अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको पैसा भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग लैकिंग, कुछ अंदर खटक रहा है, वो खुशी नहीं है, तो अगेन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी है। तो जब हम इसको पहचान ले, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा कि पहचाने, तब तो हम इस पे हम काम कर सकते हैं कि इसको कैसे हम सुधारें। मेरा ये सवाल है आपसे डॉक्टर सरोज कि प्रोफेशनल्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, द इंडस्ट्री इज मेडिकल, वन थिंग, वी आर फ्रॉम मीडिया, people are like, we do have people from academics, पॉलिटिक्स। प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये एक्सप्रेस करना या एक्सेप्ट करना दैट दे आर गोइंग थ्रू मेंटल प्रेशर, बिकॉज उनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं एंड दे थिंक कि अगर वो कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं या कहीं ये रिवील हो जाता है दैट दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल स्ट्रेस, तो ये एक स्टिग्मा की तरह हो जाएगा एंड टुमारो यू नो द कंपनी माइट टेक देयर एफिशिएंसी इन अदर टर्म्स। और ये मैंने पर्सनली देखा इन मैनी ऑफिसेज जहाँ पे कंपनी ये क्लेम करती थी कि हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त तो सर्वे किया, बात करी, जहाँ पे एम्प्लॉय ने ये एक्सेप्ट किया दैट आई एम गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस, लेकिन हमने देखा फिर 2-4 महीने के बाद उसे या तो हटा दिया गया उस डिपार्टमेंट से, या फिर जब वो जो पिंक स्लिप बनाई जाती है उस आदमी या व्यक्ति का नाम उसमें डाल दिया जाता है, ये बताते हुए कि आप मेंटली एफिशिएंट नहीं है।
काम करने के लिए। तो ये जो प्रेशर और स्ट्रेस लेकर के चलना पड़ता है, बीट एनी प्रोफेशनल, ये इसे कैसे डील किया जाए? नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा मीडिया में है या अदर प्रोफेशनल्स या इवन एज अ डॉक्टर अगर मैं हूँ, एंड अगर मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ अगर मैं बोलूँ कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो ऑब्वियसली उनका एक ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, अच्छा ये रियली केपेबल है या नहीं है। तो इसमें 2-3 चीज है। सबसे पहले, अगर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेस और एंजाइटी को लुक डाउन कर रहे हैं और दे आर नॉट इनकरेजिंग अस कि आप स्टेप्स लो या हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स ले, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ठीक है। ठीक है, मैं अगर वो नहीं मान रहा और मैं काम करते रहूं, समवेयर और दी अदर वो हमें अफेक्ट करेगा ही, 6 महीना नहीं, 1 साल या 2 साल। तो ये भी बहुत बार टफ डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि क्या इज दिस ऑर्गेनाइजेशन द राइट वन फॉर मी, या मुझे मे बी नॉट इमीडिएटली, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत हम अपना ये करें, बट हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम रेस्ट 10, 15, 20 साल यहीं पे काम करना चाहते हैं जहां की इस चीज को बिल्कुल वो वैलिडेट नहीं कर रहे हैं और इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फाइनली इफेक्ट तो हमें करेगा। वी हैव टू थिंक, कोई भी चीज हम करते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि ये मुझे अच्छा, और सिर्फ हमें एज ए इंडिविजुअली नहीं अफेक्ट करेगा, ये डेफिनेटली मेरे वाइफ या स्पाउस को और बच्चों को, हर जगह आपका अनकॉन्शियस जो रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, वो तो अफेक्ट करता ही है। एज ए डॉक्टर आई कैन सी इट एवरी डे। कभी कभी आते हैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो कि 10-12 साल में उल्टी हो रहे हैं, लगातार सारे टेस्ट ठीक है, अच्छा उनके पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ तो आई कैन सी कि वो खुद कितने एंग्शियस है, और मैं फिर उनको बताता हूँ सबसे पहले तो आपको अपने एंजाइटी में उसको कम करना होगा, क्योंकि वही चीज ट्रांसमिट हो रहा है कहीं ना कहीं बच्चे में। सो पहला चीज ये है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। दूसरा कि बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं जो कि हम अपने, अगर हम हाफ एन आवर जैसे हम एक्सरसाइज को देते हैं अपने मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग के लिए, कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस ऑफ माइंडफुलनेस जो एक बीच में हम करेंगे भी 2-4 मिनट का, जिससे कि हम वी कैन कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, बिकम मोर ग्राउंडेड, बिकम मोर सेंटर्ड, एंड वो स्ट्रेस और एंजाइटी में हेल्प करता है। इस पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, घर में भी मेरे हस्बैंड हैं, मैं अपने आसपास दोस्तों को देखती हूँ। एक चीज़ आपने देखी होगी, लोग अक्सर बोलते हैं, आप उनसे कहो कि अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, अरे यार आजकल टाइम ही नहीं मिलता। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, टाइम ही नहीं मिलता। हम लोगों ने बिजी होना ग्लोरीफाई कर लिया, मतलब हम मानते हैं कि जब मैं ये कहूँगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, तब सामने वाला मानेगा मैं बहुत एफिशिएंट हूँ। जबकि आप अगर इतने बिजी हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और आप उस बिजी होने को जस्टिफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पर आप देखते हैं ना, लीज पे, आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन लीज पे फर्नीचर या वो सब बिल्डिंग तक भी लीज पे लेने लगे हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयज भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपके घर के लिए आप बहुत बड़ी चीज है। हमारा होना, हमारे होने से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, कोई बड़ी जरूरत नहीं है। एक चीज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी कि जब ये जो लाइफ हम जी रहे हैं, ये हमने क्रिएट की है। हमने जो भी चीजें की, जो स्टेप उठाए, जो भी काम किया, तो ये लाइफ क्रिएट हुई जो आज हम जी रहे हैं। तो उसको रिक्रिएट भी कौन कर सकता है? उसको बदलने का भी पावर आप ही के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। जिस दिन आप ये चाह लेंगे कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा या जीऊंगी जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे ये नहीं करना, कुछ दिन मुश्किलें आएंगी, लेकिन यकीन मानिए यूनिवर्स आपके ही साथ होगी। आप हमेशा अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आप बदल ले जाएंगे। और रोल एज अ वाइफ, रोल एज अ सिस्टर इन द फैमिली, तो वो उन तक ना जाए, उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एट द सेम टाइम कि कितना वक्त होता है कि वो असर आपके जो बाकी पारिवारिक सदस्य हैं उन पर शिफ्ट हो जाता है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है, और बहुत क्विकली इसलिए मैं दूंगी, और सर प्लीज इसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। आपने कहा कि एक इंसान जब मानसिक तौर पे परेशान है तो परिवार में कितनी जल्दी वो फैलता है या कितना असर आता है। तो ये मान के चलिए कि जैसे एक इंसान अगर डिप्रेशन में है तो पूरी फैमिली डिप्रेशन में जाती है, और अगर एक इंसान ये ठान लेता है कि मुझे ठीक होना है, तो धीरे धीरे पूरी फैमिली ठीक हो जाती है।
मेरे घर में जब मैं डिप्रेशन में गई थी, तो ये सच है कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी गए, मेरा पूरा परिवार गया, और मेरा बड़ा बच्चा जो उस समय था उस पर भी असर आया। लेकिन जिस दिन मैंने ये ठान लिया कि ठीक करना है, तब तक उनको पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ होती क्या है। मैंने तो फिर भी गूगल कर लिया था। मेरे पास तो फिर भी बोलने को एक टर्म थी कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी होती है, उनके पास तो वो भी नहीं थी। तो मैं उनसे उम्मीद कैसे कर सकती थी कि वो पहले ही दिन से ये समझ जाएं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ या इससे कैसे डील करना है। तो ये जर्नी पूरी फैमिली एक साथ करती है, शुरुआत किसी एक को तो करनी पड़ेगी। आज वो 6 साल में ये फ़र्क आया है कि जब मेरी मदर इन लॉ अपनी सोसाइटी पार्क में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करती है और वहाँ कोई लेडी उनसे कहती है कि मेरे घर में ये चल रहा है या मेरा बेटा बहू में ये इशू चल रहा है, तो वो उनसे ये नहीं कहती कि उनसे बहू की बुराई या बेटे की वो नहीं सुनती। वो क्या कहती हैं, दोनों को काउंसलिंग के लिए ले जाओ, कपल काउंसलिंग के लिए। तो ये 6 साल में मैंने कवर किया है। समय लगता है, पर जब मैंने ठान लिया था कि ये कुछ होता है और इसको समझना है, तो मैं अकेले नहीं समझूंगी। तो जैसे एक बीमार होता है पूरा परिवार बीमार होगा, और एक ठीक होगा तो पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। मैं मृत्युंजय, मेरा प्रश्न ऋतु जी से है। मैं ऐसे प्रोफेशन में रहा हूँ 35-36 सालों, जहाँ की चाहे जितने भी लोग बात कर लें प्रेशर और टेंशन की, पुलिस महकमे से ज़्यादा प्रेशर शायद मुझे लगता है अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को होता होगा और किसी को नहीं होता। और तमाम तरह की प्रेशर वगैरह सब चीज़ हम लोग झेलते हैं। लेकिन ये आपसे क्यों मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि गूगल करना तो साधारणतः आता नहीं ना हमें। से सपोज मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मुझे तो आइडिया ही नहीं मैं डिप्रेशन में हूँ। दुनिया कहते हैं यार आजकल तुम निकलते नहीं हो, बस ऐसे ही यार, सब ऐसे ही, सब ठीक है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि चूंकि आप वॉरियर रही हैं, आपने जीता है जंग, तो जंग जीती है, इसलिए आपको यह आइडिया कुछ मैंने, चाहे आप इस पर लिखें या इस पर कोई प्रकाश डालें कि what are those initial symptoms when it reveals to you yourself that oh shit I am in a problem, ठीक है? बिकॉज आपने ठीक ही कहा कि हमारे हिंदुस्तान में आप जितनी भी बातें कर लें, परिवारों में हमारे यहाँ कोई पूरे तंत्र में ये सुनने को भी कोई तैयार नहीं है कि मेंटल प्रॉब्लम भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कुछ होती है। लोग हमेशा कहते रहे खामखा पता नहीं, जाओ मस्त रहो सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा काउंसलिंग कराने के लिए भेज देते कि जाओ जो काउंसलिंग करा लो। काउंसलिंग क्या कराएगा, आदमी को खुद ही नहीं पता वो बीमार है। तो ये जो है बेसिक लक्षण, जैसे आपको कैसे पता चला? मैं सॉरी मे बी वेरी पर्सनल टू यू, आप न चाहें तो न बताएं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इससे हम लोग पता चले कि भाई कुछ इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं चीज़ों को, पता चलता है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, और यही मैं बताना चाहती हूँ बार बार, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जो उस दौर में गया है, जिसने फील कर लिया और उसको एक वोकेबलरी मिल गई, तो क्यों ना बोलें। तो जैसा आपने कहा, पहली बात तो ये हमारे पास वोकेबलरी ही नहीं थी। जैसे सेक्स एजुकेशन जब आई तो भी हम लोग बड़ा शब्दों को बदल देते थे। हमारे शरीर के लिए जो शब्द बने हैं हम उसको छुपा जाते हैं, हम बदल देते हैं, क्योंकि वोकेबलरी नहीं है। सेम मेंटल हेल्थ में किया। तो गाँव में भी हमने सुना है ना, मन ऐसा ऐसा हो रहा है। अब रो भी रही हैं महिलाएं, सब कर रही हैं, वो एंग्जाइटी तो थी, वो वही तो था, ओवरवेलमिंग जब हम फील करते हैं, वो जब हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अब हमारे पास शब्द हैं, उनके पास शब्द नहीं है। तो सर बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं। डिप्रेशन कोई ऐसा नहीं है कि विजिबल दिख जाएगा, है ना, बीमारी दिख जाती है। जैसे कोविड आया तो एकदम से सबको दिख गया, और जैसे जो उनसे कहा गया कि कर लो, तो लोगों ने बिना सोचे किया। मेंटल हेल्थ में क्या, जो मेरे साथ सिम्टम हुए, मैं बहुत इस तरह की हूँ कि जो भी मुझसे मिलेगा मैं उससे बात बहुत करती हूँ, या मैं बहुत मिलनसार रही हूँ। अचानक से मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। घर में मैं शायद ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, तब मैं अगर गुस्सा आ रहा है या मुझे कुछ समझ आ रहा है कि सामने वाला बात ही नहीं समझ रहा, तो मैं चिल्लाने लगती थी। मेरे घर वाले अलग परेशान हो गए कि अचानक से ही कैसे बदल गई, है ना। आपको जो अच्छा लगेगा, हो सकता है कि आप वो बिल्कुल करना छोड़ दें। हो सकता है आप जो आपको खाना खाना पसंद है, या तो आप बहुत खाने लगे, हो सकता है आप बिल्कुल खाना खाना छोड़ दें। हो सकता है कि आप बिल्कुल, आपकी नींद गायब हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप पूरा दिन सोते रहें। आज की यूथ की तो एक प्रॉब्लम है, मैं यही देखती हूँ कि पेरेंट्स ने मान लिया है कि ये देर रात में सोएगा और ये सुबह देर तक सोएगा, रात में जगेगा और सुबह देर तक सोएगा। तो अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल देखते ही नहीं है, है ना। उस जनरेशन को, जो टीनेजर्स में, उनके रूम में ही नहीं जाते पेरेंट्स। वो सोचते हैं कि वो रात भर जगा था, अब सो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है उन्हीं टीनेजर्स में से लोग, बच्चे सुसाइड भी तो कर रहे हैं।
वो एक डिप्रेशन का भी साइन हो सकता है। तो मैं हर पेरेंट से भी ये कहूँगी, प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिए और शुरू से एनकरेज कीजिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो सर डिप्रेशन के बहुत सारे, कभी भी रोना आ जाएगा, हम अलग जाने लगते हैं। आपके प्रोफेशन में भी ये हो सकता है कि आप वहाँ तो हैं, हम उस मोमेंट में नहीं रहते। अभी यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैं देख रही हूँ सेशन में पीछे बैठे हैं, पर बेचारे बैठना इसलिए बैठे हैं। ये हो सकता है कि इस सेशन में उनके काम की 1 या 2 लाइन ऐसी हो जो उनको आने वाले कुछ दिनों में काम आए, पर क्योंकि अभी मतलब नहीं है तो हम नहीं कर रहे। हम उस मोमेंट में नहीं होते, हम भाग रहे हैं। और यही रीज़न है कि हम रील्स वाली लाइफ हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें सब कुछ बहुत जल्दी बदलता है ना। हम पेशेंटली काम नहीं करते हैं। जी सर। और एक जैसे सर बताएंगे बहुत अच्छे से, हमारा गट सेकंड ब्रेन जो होता है, तो जब भी यहाँ कुछ बिगड़ेगा ना, वो केमिस्ट्री यहाँ दिखेगी, और सर वो अच्छे से बता पाएंगे। थैंक यू। नहीं, आपने एक तो जो सारे पॉइंट्स बताए वो बहुत ही रेलेवेंट है। जैसे वही हुआ कि कुछ नहीं करने का मन करना, है ना, और या हमारे पास एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत आते हैं कि भूख नहीं लग रही है ना, खाने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा चीज सर मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे लाइक फीमेल्स तो फिर भी, क्योंकि ये एक्सेप्टेड है कि थोड़ा उनको रोना आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। मेल्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि हम लोग एज मेल्स हम लोग इमोशनली उतने अवेयर नहीं है। आई वुड से वी आर मोस्टली इमोशनली इलिटरेट, ऑल्दो आज की जनरेशन में थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और बहुत बार होता है कि जब वो रूटीन चेकअप में आते हैं उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ है। फिर जब सारे टेस्ट हो जाते हैं और जब सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं, तब वो थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि शायद यही बात है कि शायद मुझे उन कामों में इतना मन नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था। तो वो 2 तरीके से है, या तो अब थोड़ा सा अगर अवेयर हो, जो चीज़ ऋतु जी ने बताया कि हाँ बहुत बार अगर वो ना हो तो अगर आपके फिजिकल टेस्ट सब नॉर्मल है लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि डिप्रेशन है। मेरा आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगी, पर हाँ मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कनेक्टेड का जो आप एप्लीकेशन अभी लॉन्च करने वाले हैं, अभी तो आज वेबसाइट लॉन्च होगा, तो उसको लेकर के आगे चल करके आपकी क्या प्लान्स है? देखिए, ऐप लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आज के टाइम में अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो मुझे उनके मोबाइल में पहुंचना होगा, बड़ी मजबूरी है। लेकिन वो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्दी अभी नोएडा से हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारा एक सेंटर बन रहा है और उस सेंटर में मोबाइल अलाउड ही नहीं होगा। वहाँ पर 90s से पहले की लाइफ, आप जब मोबाइल आया ही नहीं था तब हम कैसे बात करते थे, तब शायद ये सब हमें सुन रहे होते, तब कोई सेल्फी नहीं ले रहा होता, तब कोई वीडियो नहीं बना रहा होता, तब वो आपस में बात कर रहे होते, तब उन्हें यहाँ की धूप भी समझ में आ रही होती, हवा भी समझ में आ रही होती, आसपास फूल पौधों की खुशबू भी आ रही होती, जो आदि बंद हो गई है। तो उन सेंटर्स पे वही 90s से पहले की लाइफ मिलेगी। वहाँ पे आके आप किताब भी पढ़ सकते हैं, आपको अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो थेरेपी बताएंगे, उन थेरेपीज़ की एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी। आपका बच्चा वहाँ पर, मैं खास कर ये प्रोफेशनल्स के लिए ला रही हूँ, हम लोगों ने बहुत सारे चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के कुछ थेरेपीज़ बनाई हैं, एक्टिविटीज़ बनाई हैं, जो पेरेंट्स या बच्चे को पता ही नहीं होगा कि वो थेरेपी है। पेरेंट्स काम कर रहे हैं पूरे हफ्ते, अब मन है मूवी जाने का, पर क्योंकि बच्चा अकेला है कहाँ छोड़े, तो हमारे सेंटर्स पे छोड़ सकते हैं। वहाँ पर जब वो आएंगे उनसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जहाँ पे पेरेंट्स बताएंगे उनके बच्चे के साथ क्या दिक्कत है। पेरेंट्स ने अगर बताया बच्चे को एंगर इशू है, या ये मोबाइल बहुत देखता है, या ये खाता नहीं है, या हो सकता है बात ही नहीं करता है, बच्चों में स्पीच डिले बहुत हो रहा है क्योंकि फ़ोन में लगे हुए, तो वहाँ पर उनसे एक्टिविटी उस दौरान वही कराई जाएंगी जो धीरे धीरे उनकी इस प्रॉब्लम पे काम करेगा। सो वहाँ पर सब कुछ मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के किया जाएगा। लेकिन ये शर्त पहली होगी, अगर आप वहाँ आना चाहते हैं, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, तो फ़ोन को दूर रख के आना होगा। तो अगर आप में से भी कोई, जब वो सेंटर्स खुल जाएं, और उम्मीद तो मुझे है कि मैं सिर्फ नोएडा ही नहीं, जल्दी बहुत से अलग शहरों में पहुँच जाऊँ, तो उन सेंटर्स में जब आप आएंगे तो फ़ोन को रख कर आइएगा। और 90s से पहले की वो लाइफ जो बिना फ़ोन के थी, जहाँ पर इंसान से बात करता था, उनके साथ समय बिताता था, वो करेंगे। तो कनेक्टेड का मकसद तो यही है। ऐप अभी उनको इमीडिएट हेल्प के लिए है, ताकि अगर किसी को इमीडिएट लग रहा है, उनको सेशन चाहिए, प्रोफेशनल से जुड़ना है, वो ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, कुछ कहना चाहते हैं? तो आई थिंक मैसेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास 1 या 2 मिनट है
तो एक छोटा सा प्रैक्टिस अगर करना चाहे मेरे साथ, जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हुए, मैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स के बीच में भी करता हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको जस्ट गाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो जहां भी आप है, जिस जगह भी है, जस्ट आप रिलैक्स होके बैठे, है ना? यू कैन क्लोज योर आईज अगर कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जब आप इंटरव्यू के पहले, एग्जाम के पहले, ऑफिस में बैठे हुए, घर में, आप कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग ये नहीं चाहिए। इट इज ए सिंपल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, 1 या 2 मिनट में बताऊंगा, जिसमें कि हम जस्ट अपना अवेयरनेस अपने ब्रेथ की ओर देंगे, है ना? नॉर्मल अपना सांस चाहे नोज से या चेस्ट से फील करना है, एंड थॉट्स को रोकना नहीं है। यूजुअली हम सोचते हैं अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं या माइंडफुलनेस कर रहे हैं तो थॉट्स को रोकना है, नहीं, सप्रेस नहीं करना है, लेकिन उसको चेज भी नहीं करना है। और जितने बार आप डिस्ट्रैक्ट हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वापस अपने ब्रेथ पे आए। तो जस्ट आप जहां भी बैठे रिलैक्स होके बिल्कुल कंफर्टेबली, और 1 सेकंड के लिए जस्ट आप अवेयर हो कि आप बैठे हैं। ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन बहुत बार हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और हमें अवेयरनेस नहीं है, ऑटो पायलट मोड में। जस्ट बी अवेयर दैट यू आर सिटिंग, फील योर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, अपना बैक को चेयर में महसूस करें, जस्ट वापस सेंटर्ड हो जाए, एंड अपने अटेंशन को अपने ब्रीदिंग पे ले आए। अपना नॉर्मल ब्रेथ, चाहे नोज से या चेस्ट से या टमी से, सिंपल ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट। कोई भी अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उसे रोकना नहीं है और ना उसको दबाना है या चेज करना है। जस्ट बार बार आपका अटेंशन अगर डिस्ट्रैक्ट भी हो, ब्रीदिंग इन आउट, इन आउट। कोई भी साउंड आ रहा है या कोई सेंसेशन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें विदाउट जजमेंट, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, सिंपली आप जहां भी बैठे हैं, इन आउट, इन आउट, बिल्कुल रिलैक्स होके आप एक्चुअली अपने अटेंशन अपने माइंड से हटा के अपने ब्रेथ और बॉडी में ला रहे हैं, जो कि हमेशा इन द प्रेजेंट रहता है। बस इतना ही होता है, सिंपली इन आउट, इन आउट। इसी तरह ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। मैंने टेडेक्स टॉक दिया था, द आर्ट ऑफ डूइंग एंड बीइंग, जिसमें मैंने 1-2 स्लाइड्स में दिखाया भी था कि कभी कभी एंडोस्कोपी के बीच में, कभी बहुत ज़्यादा एंडोस्कोपी होता है तो मैं 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, जस्ट कमिंग बैक, जैसे मैंने कहा अगेन, जस्ट बैक टू योर ब्रीदिंग। कभी ओपीडी में 40-50 पेशेंट्स होते हैं तो अगेन 1-1.5 मिनट का ये ब्रेक, ऐसा नहीं कि मुझे 10 मिनट चाहिए, 1 या 1.5 मिनट। क्या होता है कि ये माइंडलेसनेस साइकिल को ब्रेक करता है और वापस हमें प्रेजेंट में ले आता है, और उसके बाद आप अपना रिज्यूम कर सकते हैं। सर ने इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बताया, ये है कि कुछ देर के लिए ठहरना, भागती जिंदगी में कुछ मिनट ठहरना, बस ये वही है। और जिस काम के लिए धरती पे है, सांस लेना जहाँ यही रुकी वो सब खत्म है, वही करना बस, और कुछ नहीं है। तो एक जाते जाते मैसेज मैं देना चाहूँगी, बाहर हमारे कनेक्टेड का एक पूरा स्टॉल लगा है, मतलब वहाँ पर एक है, वहाँ पे भी दिन भर हम इवेंट करेंगे। आज वो तैयार हो रहा है, तो देर शाम से और कल और परसों बहुत सारे इवेंट्स होंगे, प्लीज़ आइएगा। और आपने ये देखा है कि जब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में जाते हैं तो हमें ज़िंदगी बहुत नीरस सी लगने लगती है, हमें लगता है ना उसमें कलर्स ही नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो भी आप ही ठीक कर सकते हैं। राजस्थान को नेचर ने क्या दिया? राजस्थान में कोई कलर्स नहीं थे, ना वहाँ ग्रीनरी है, ना वो कोई फूल उगते हैं, कुछ नहीं है। तो लोगों ने क्या किया? अपने कपड़ों को, अपने खाने को रंगों से भर दिया, किया ना? आज राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो यही आपके पास भी है, जहाँ भी लगे कि लाइफ में अब सब कुछ नीरस हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करिए, आपके अंदर एक हॉबी होगी, कोई एक ऐसी ज़रूर होगी, बचपन से आती है, किसी को आर्ट, किसी को म्यूजिक, किसी को कुछ जो पसंद है, उस एक हॉबी को बचाए रखना, उस बुरे टाइम में वो हॉबी आपको बचा लेगी। तो यही मेरा मैसेज है, बस वही बचपन जो आपके अंदर है उसको जिंदा रखिए। जब मुश्किल टाइम आए उस बच्चे को बाहर बुला लीजिए, वो आपका आगे का जीवन संभाल लेगा। थैंक यू सो मच और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। थैंक यू ऋतु भारद्वाज जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।